नमस्कार। आज हम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर थोड़ा गहराई से देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस देश की एक काफ़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। अक्सर जब हम यूएई के बारे में सोचते हैं तो शायद दिमाग में आता है तेल, ऊंची इमारतें, रेगिस्तान, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि इससे थोड़ा आगे जाएं। हम समझें कि ये देश कैसे बना, ये 7 अमीरातों का संघ कैसे काम करता है, इसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल से आगे कैसे बढ़ी और दुनिया में खासकर भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का लगभग 6% तेल भंडार यही हैं? ये तो खैर काफी लोग जानते होंगे, पर ये बात कि वहां की कुल आबादी का करीब 35% भारतीय है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है ना? 35%। बिल्कुल। और ये आंकड़े तो बस एक शुरुआत हैं। यूएई की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि रेगिस्तान में एक मॉडर्न, एक मल्टीकल्चरल समाज बनाने की कहानी है। और जिस स्पीड से ये सब हुआ है वो कमाल का है। तो एकदम बेसिक बातों से शुरू करें। राजधानी अबू धाबी है, जो सबसे बड़ा अमीरात भी है जी। लेकिन दुनिया भर में शायद दुबई ज्यादा जाना जाता है। सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब भी। मुद्रा है यूएई दिरहम और ऑफिशियल भाषा अरबी। हाँ, पर अरबी के साथ साथ अंग्रेजी, मतलब वो तो बहुत ही कॉमन है। बिजनेस में, टूरिज्म में, रोजमर्रा की बातचीत में भी खूब चलती है। सही। इससे पता चलता है कि ये जगह कितनी इंटरनेशनल है। और लोकेशन देखें तो ये अरब प्रायद्वीप के एकदम पूर्वी कोने पर है। बॉर्डर ओमान और सऊदी अरब से मिलते हैं और फारस की खाड़ी का लंबा कोस्ट लाइन है। और मौसम तो खैर जैसा आप सोच सकते हैं, सूखा रेगिस्तानी, मतलब गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां हल्की। अच्छा, अब यह मामला थोड़ा और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। यूएई कोई एक देश नहीं है जैसा हम शायद सोच लेते हैं। जी, यह असल में 7 अलग-अलग अमीरातों का एक संघ है, एक फेडरेशन। सही कहा। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। ये 7 अमीरात हैं, अबू धाबी राजधानी और साइज और पॉलिटिकल पावर में सबसे बड़ा। फिर दुबई ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म का सेंटर, शारजा जिसे कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। अच्छा। अजमान सबसे छोटा एमिरात, उमल क्वेन, रास अल खैमा जो आजकल टूरिज्म और इंडस्ट्री के लिए जाना जा रहा है, और फुजैरा या अकेला एमिरात है जो ओमान की खाड़ी पर है, एक जरूरी शिपिंग रूट पर। तो ये सातों 1971 में एक साथ आए? जी हाँ, 1971 में, और संयुक्त अरब अमीरात बना जो एक फेडरल एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो ये 7 अलग-अलग शासक, इनके इलाके, ये सब मिलके काम कैसे करते हैं? मतलब गवर्नेंस का सिस्टम क्या है? देखिए, सबसे ऊंची बॉडी है फेडरल सुप्रीम काउंसिल। इसमें 7 एमिरात के शासक होते हैं। अच्छा। यही काउंसिल देश की मेन पॉलिसीज तय करती है, कानून पास करती है और देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं आमतौर पर? आमतौर पर अबू धाबी के शासक प्रेसिडेंट बनते हैं और दुबई के शासक प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। जैसे अभी प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान है, अबू धाबी के शासक, और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, दुबई के शासक। और लोकल लेवल पर? हाँ, हर अमीरात की अपनी लोकल गवर्नमेंट भी होती है और उनके पास अपने अंदरूनी मामलों में काफी ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्ता होती है। ये जो बैलेंस है ना, फेडरल यूनिटी और लोकल ऑटोनॉमी का, ये यूएई की स्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण रहा है। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग पहचान रखते हुए भी ये एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए यूएई सबसे ज्यादा जाना जाता है, इकोनॉमी। तेल और गैस का जिक्र हमने किया था शुरू में। हाँ, और वो वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व और 7वां सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व होना कोई मामूली बात नहीं है। 1960s में जब तेल मिला, उसने तो इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। देश का शुरुआती विकास, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब उसी पैसे से बना। लेकिन क्या आज भी यूएई की इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर ही है? हमने सुना है कि उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधीकरण पर बहुत फोकस किया है। बिल्कुल सही। और यही यूएई के आर्थिक कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। वहाँ की लीडरशिप ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट रहना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। एग्जैक्टली। और वो हमेशा रहने वाला रिसोर्स भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत एक्टिवली अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। तो वो कैसे किया? किन सेक्टर्स पर ध्यान दिया? कई सेक्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट हुआ। टूरिज्म एक बड़ा उदाहरण है।
दुबई दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। सही। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC जैसे हब बने हैं। लॉजिस्टिक्स और एविएशन में भी UAE एक ग्लोबल हब है, खासकर दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के जरिए। और अब फ्यूचर को देखते हुए वो टेक्नोलॉजी, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा फ्री जोन बनाए, टैक्स में रियायतें दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नियम आसान किए। और इसका असर आंकड़ों में भी दिखता है। हमारे पास 2025 के कुछ अनुमानित आंकड़े हैं। GDP करीब $548.60 बिलियन और पर कैपिटा GDP लगभग $49,550। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। ये उन्हें रीजन के सबसे अमीर देशों में से एक बनाता है और ग्लोबल इकोनॉमी में एक अहम प्लेयर भी। हालांकि ये भी सच है कि तेल अभी भी गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन नॉन ऑयल सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ये एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, इकोनॉमी से आगे बढ़ें तो कल्चर और सोसाइटी की बात करते हैं। इस्लाम ऑफिशियल धर्म है, आपने बताया। हाँ, इस्लाम ऑफिशियल धर्म है और संविधान में भी इसका जिक्र है। करीब 76% आबादी मुस्लिम है, ज्यादातर सुन्नी। देश में 9,100 से ज्यादा मस्जिदें हैं। अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद जैसी शानदार मस्जिदें भी हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। लेकिन साथ ही UAE धार्मिक सहिष्णुता पर भी जोर देता है, खासकर इतनी बड़ी प्रवासी आबादी को देखते हुए। दूसरे धर्मों के लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने और अपना धर्म मानने की इजाजत है, जैसे हाल ही में जो हिंदू मंदिर बना है वो इसका एक उदाहरण है। और भाषा की बात हमने की, अरबी ऑफिशियल, हाँ। पर अंग्रेजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। जी। इसका सोशल फैब्रिक पे क्या असर होता है? असर तो बहुत गहरा है। अंग्रेजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल दिखाता है कि देश कितना खुला और इंटरनेशनल है। यहाँ दुनिया के लगभग हर कोने से लोग आकर काम करते हैं, रहते हैं। हाँ। तो ये एक तरह का मेल्टिंग पॉट बन गया है जहाँ अलग अलग कल्चर्स साथ रहते हैं। अमीराती कल्चर अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही वो इस ग्लोबल माहौल से प्रभावित भी हुआ है और उसने इसे अपनाया भी है। ये बैलेंस रखना अपने आप में एक चुनौती भी है और एक अचीवमेंट भी। और इस मॉडर्निटी और ग्लोबल कनेक्शन के कुछ सिंबल्स तो दुनिया भर में फेमस हैं। बुर्ज खलीफा का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दुबई में बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये इंजीनियरिंग का कमाल है और UAE की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। फिर पाम जुमेरा है, वो ताड़ के पेड़ के शेप का आर्टिफिशियल आइलैंड जो स्पेस से भी दिखता है। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े स्केल पर सोचते और काम करते हैं। और अबू धाबी में वहां भी कुछ खास है? हाँ, अबू धाबी में शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद का जिक्र तो हमने किया, जो अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा लोअर अबू धाबी है। अच्छा, लोअर पेरिस वाली म्यूजियम की ब्रांच? हाँ बिल्कुल, फ्रांस के मशहूर लोअर म्यूजियम की पहली विदेशी ब्रांच। ये दिखाता है कि UAE आर्ट और कल्चर में भी कितना इंटरेस्ट ले रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये देश की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश का हिस्सा है। अब उस पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जो हमारे लिए खास तौर पर अहम है, भारत और UAE का कनेक्शन। आपने बताया कि लगभग 3.5 मिलियन भारतीय वहां रहते हैं। हाँ, ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोग। ये UAE की कुल आबादी का लगभग 35% है। 35%? हाँ, ये दुनिया में सबसे बड़े इंडियन डायस्पोरा में से एक है। और ये सिर्फ लेबर नहीं है, इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, हर तरह के प्रोफेशनल्स शामिल हैं। तो लगभग हर तीसरा इंसान भारतीय मूल का है। इसका असर तो वहां की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखता होगा। निश्चित रूप से। एजुकेशन, कल्चर, खाना पीना, हर चीज पर। एजुकेशन की बात करें तो UAE में 100 से ज्यादा इंडियन स्कूल हैं जो CBSE या ICSC जैसे इंडियन करिकुलम फॉलो करते हैं। अच्छा, 100 से ज्यादा? जी, ये वहाँ रहने वाले हजारों भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अब तो हायर एजुकेशन में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत के प्रतिष्ठित IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना कैंपस खोला है। ये एकेडमिक फील्ड में एक बड़ा कदम है। और कल्चरल लेवल पर ये जुड़ाव कैसे दिखता है? वो तो बहुत वाइब्रेंट है। दिवाली, होली, ईद जैसे भारतीय त्योहार वहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं, कई बार लोकल लोग और दूसरे देशों के लोग भी शामिल होते हैं।
इंटरनेशनल योग डे पर बड़े इवेंट्स होते हैं। खाने पीने में तो इंडियन क्विजीन की भरमार है ही, और हाल ही में फरवरी 2024 में अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। वो एक हिस्टोरिक इवेंट था। हाँ, वो काफी खबरों में था। जी, ये सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम का सिंबल नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी सम्मान और गहरे कल्चरल रिश्तों को भी दिखाता है। ये तो हुई भारत की बात। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूएई की क्या पोजीशन है, सिर्फ इकोनॉमी के अलावा? ग्लोबल स्टेज पर भी यूएई अपनी पहचान बना रहा है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को ही देख लीजिए, जो एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड का एक इंडिकेटर है। हाँ, 2023 के आंकड़ों के हिसाब से यूएई का स्कोर 0.940 था, जिससे वो दुनिया में 15th नंबर पर था। ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। ये दिखाता है कि देश ने अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में काफी तरक्की की है। और ग्लोबल इश्यूज पर उनकी क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ अपने आर्थिक हितों पर ध्यान देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्लोबल इश्यूज में भी एक्टिव रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 2023 में दुबई में COP28 यानी यूनाइटेड नेशंस की एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करना। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण था। सोचिए, एक बड़ा तेल उत्पादक देश दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट मीटिंग होस्ट कर रहा है। ये दिखाता है कि वो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को गंभीरता से ले रहे हैं और सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही ये उनके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल के लिए एक चुनौती हो। वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारी निवेश कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? यूएई की कहानी असल में है क्या? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई सिर्फ तेल और दौलत का दूसरा नाम नहीं है, जैसा कि एक आम सोच है। ये एक कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल और तेजी से डेवलप होता हुआ देश है। ये 7 अमीरातों का एक अनोखा संघ है जिसने सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है। हाँ, ये प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ आपको ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, लोकल कल्चर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक साथ देखने को मिलता है। और भारत के साथ जो गहरे रिश्ते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों का आना जाना हो या कल्चरल एक्सचेंज, वो इसे हमारे लिए और भी अहम बना देते हैं। बिल्कुल, ये कहानी है एम्बिशन की, विजन की और बदलती दुनिया के साथ चलने की। उन्होंने रेगिस्तान में सचमुच एक मॉडर्न ओएसिस बना दिया है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल यानी तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम करने की तरफ बढ़ रही है, यूएई का फ्यूचर कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स तेल से होने वाली इनकम को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएंगे? ये वाकई $1 मिलियन क्वेश्चन है, और यूएई की लीडरशिप इस चैलेंज को समझती है। उनका भविष्य इसी पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी इकोनॉमी को कितना और किस तरह सस्टेनेबल बना पाते हैं। और एक दूसरा पहलू भी है। हाँ, जो सामाजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वहाँ की प्रवासी आबादी। जैसा हमने देखा, वो देश की कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मेजॉरिटी में है। सही। इस विशाल और विविध प्रवासी आबादी का यूएई के लॉन्ग टर्म सोशल और कल्चरल फैब्रिक पर क्या असर पड़ेगा? एक नेशन के तौर पर यूएई की पहचान भविष्य में कैसे इवॉल्व होगी, जिसमें अमीराती नागरिक और प्रवासी दोनों शामिल हों? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जो आने वाले दशकों में यूएई की दिशा तय करेंगे।